हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के यूनिट के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब। ये प्रीवियस ईयर पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक आइडिया सा हो जाएगा कि बोर्ड हमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, असर्शन रीजनिंग कैसी बन रही है, स्टेटमेंट बेस कैसे बन रहे हैं, और इवन के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नेशनल इनकम के यूनिट से आते हैं वो किस तरह से बोर्ड जो है वो आपको डालता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल बी डेफिनेटली प्रोवाइडिंग यू सीरियसली पावरफुल कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और आपका बोर्ड का प्रिपरेशन आई अश्योर यू कि अगर आप ये वीडियोस देख लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें देखना है इसमें से कौन सी करेक्ट है। इसके लिए हमें फॉर्मूलाज फॉर्म करने आने चाहिए। पहला है जीडीपी एमपी इक्वल्स टू एनएनपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन। नो, ये गलत है। एनडीपी एफसी इक्वल्स टू एनएनपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी गलत है। जीएनपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ये कैसे करेक्ट हुआ, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। ये देखिए, हमने यहां पे लिखा जीडीपी एट एमपी। अब मेरे को जाना कहां तक है, मेरे को जाना है जीएनपी एट एमपी तक। अब सिंपल सी देखो, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, हियर आल्सो जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, तो ये सेम है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, इसमें भी कोई भी चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। फाइनली हमारे पास क्या बचा, डी एंड एन। हियर डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज नेफिया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, read the following statements carefully. Now statement 1, economic territory and political frontier of a nation and one and the same thing. No, this is incorrect. देखो, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एज फार एज पॉलिटिकल फ्रंटियर इज कंसर्न, बिकॉज पॉलिटिकल फ्रंटियर में हमारे पास सिर्फ लैंड एंड सी बाउंड्रीज आ जाती है। सो लैंड एंड सी बाउंड्रीज ऑफ द नेशन जो है पॉलिटिकल फ्रंटियर में आ जाएंगे, वेयर एज इकोनॉमिक टेरिटरी में हमारे पास पॉलिटिकल फ्रंटियर भी आ जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। हमारे एयरक्राफ्ट्स अगर मान लो किसी और कंट्री में रन कर रहे हैं, वो जिस एरिया में रन कर रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। इंटरनेशनल वाटर्स में अगर हमें मान लो सपोज कोई भी एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले हैं, वो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बन रहा है। तो दैट मीन्स ये डिफरेंट है, सो ये गलत हो गया। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी बनेगी। इसी तरह से अगर मान लो इंडिया की कोई एम्बेसी वो अमेरिका में है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेट्स मूव थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इकोनॉमी। तो विद रेफरेंस टू एन इकोनॉमी हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आ गया। Now, excess of gross national product over gross domestic product is possible. Yes, this is correct. मैं आपको रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों। Excess of GDP over GNP is possible. This is also true. Equality between GNP and GDP is also possible. This is also true. Sum of GNP and GDP is always equal to 0. No, this is incorrect. This statement is incorrect. So definitely हमें कौन सा स्टेटमेंट देखना है, हमें incorrect स्टेटमेंट देखना है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो, जीएनपी और जीडीपी के बीच में सिर्फ एक ही चीज जो है वो डिफरेंशिएशन कर सकती है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखो, अगर तो ये पॉजिटिव आता है तो हमारा जीएनपी ज्यादा होगा, अगर ये नेगेटिव आता है तो हमारा जीडीपी ज्यादा होगा, और अगर ये 0 आता है तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तो तीनों डिफरेंशिएशंस जो है वो हो सकती हैं, एक्सेस जीएनपी का भी हो सकता है, एक्सेस जीडीपी का भी हो सकता है, और ये तीनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं।
Next question, now fifth question is identify which of the following is not considered as normal resident of a nation. So normal resident बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंट्री में रह रहे होते हैं एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में होता है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. ऑल्दो यूएसए एम्बेसी इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, पर बंदा जो इंडिया का काम कर रहा है तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा. तो ये गलत हो गया. एन इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, तो इंडियन ऑफिशियल रूल ऑफ थंब है चाहे वो जहां मर्जी काम करे, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है वो, चाहे चाइना में काम कर रहा है तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होगा. एन इंडियन डिप्लोमेट्स विजिटिंग कनाडा फॉर अ समिट, अगेन नॉर्मल रेजिडेंट. डी ऑप्शन, एन इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, बिकॉज ये अब नॉर्मल रेजिडेंट किसका बन गया, यूएसए का. 1 साल से ज्यादा यूएसए में वो रह रहे हैं. अगला क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेटेड अप्रैल 11, 2023. सी आपको मैंने कहा था कि न्यूज की हेडलाइंस, न्यूज कटिंग, जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जा सकते हैं सीबीएसई में. इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस 10 लाख मार्क in financial year 2022-23. Analyze the likely impact of this news on GDP and welfare. सिंपल है. देखो अगर मान लो सपोज हमारे देश में कोई प्रोडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, और अगर वैल्यू एडिशन होगा तो डेफिनेटली हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आंसर इज डेफिनेटली पॉजिटिव. एंड सेकेंडली जब हम बात करते हैं वेलफेयर की, देखो जो ईवीज है ना वो पोल्यूशन को कम करते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, और अगर पोल्यूशन कम होगा तो डेफिनेटली वो भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज सबके लिए वेलफेयर को क्रिएट करेगी. तो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल. तो 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास होते हैं हाउस होल्ड्स और होती है फर्म. पहले क्या होता था, कुछ साल पहले सीबीएसई 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल तक पूछता था, बट अब इसको रैशनलाइज कर दिया गया है. 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ही सिर्फ पूछा जाता है. तो 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म आ गए हमारे पास. अब हाउस होल्ड और फर्म करते क्या है, हाउस होल्ड्स आर द रियल ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है. और ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसको प्रोवाइड की जाती है, ये प्रोवाइड की जाती है फर्म को. फर्म क्या करता है, फर्म इस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करता है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. और ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको मिलती है अल्टीमेटली, ये गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है हाउस होल्ड्स को. अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको डायग्राम से देखते हैं तब आपके लिए इजी हो जाएगा. सी दिस, हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं और फर्म है. तो हाउस होल्ड्स ने पहले फर्म को क्या प्रोवाइड किया, हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीजें आ गई. अब फर्म ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, बट क्योंकि ये अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो बदले में फर्म इनको क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा. लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. अब फर्म ने क्या किया, फर्म ने गुड्स प्रिपेयर किए और अल्टीमेटली वो गुड्स किसको मिलने चाहिए, हाउस होल्ड्स को मिलने चाहिए. तो जो भी फर्म ने बनाया गुड्स एंड सर्विसेज वो अल्टीमेटली किसके पास गए, हाउस होल्ड के पास गए. और देन हाउस होल्ड ने क्या किया, अब सामान कोई फ्री में तो देगा नहीं, वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो फाइनली किसके पास जाएगा, फिर से किसके पास मूव हो जाएगा, फर्म के पास. मतलब जहां से पैसा जनरेट होके हाउस होल्ड्स के पास गया, हाउस होल्ड ने फिर से वो पैसा कहां पे दे दिया, फर्म को दे दिया. दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज. आई होप आपको क्लियर हो गया हो. हाँ, इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूं. कई बार क्या होता है कि इसमें हम बैंक को इंक्लूड कर देते हैं, ओके, विद बैंक. तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, बैंक में सेविंग करेंगे और बैंक से लोन लेंगे. सिमिलरली जो फर्म्स है वो भी बैंक में क्या करेंगे, सेविंग करेंगे और बैंक फर्म को लोन दे देंगे. सेविंग को कहा जाता है लीकेज एंड जो लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स को कहा जाता है इंजेक्शंस. तो ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्पोजिशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम. दिस इज एन इंपॉर्टेंट
point which comprises of rent, wages, interest and profit from firms to household. इसको भी वैसे मैं अगर समझाऊं तो आपको एक डायग्राम से समझाता हूं. हमारे पास मेजरली 3 फेज है. वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज डिस्पोजिशन. तो डिस्पोजिशन फेज के बारे में बात की हुई है. क्या कहते हैं कि डिस्पोजिशन फेज में आपको क्या मिलती है? इनकम मिलती है. यही कहा होता क्वेश्चन में. ये देखो क्या कह रहे हैं कि डिस्पोजिशन फेज ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम. पर ये गलत है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसमें फैक्टर इनकम आती है. प्रोडक्शन करने के बाद, क्योंकि प्रोडक्शन कैसे की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो इनको क्या मिलेगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और डिस्पोजिशन फेज में एक्चुअली आता क्या है? एक्सपेंडिचर आता है. जो पैसा कमाया वो पैसा इस फेज में जाके क्या किया? स्पेंड किया. और स्पेंड किया हुआ पैसा फाइनली किसके पास पहुंच गया? फिर से वही प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के पास पहुंच गया. दैट मीन्स जहां से पैसा बना वहीं पे पैसा दोबारा क्या गया? चला गया. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. आई होप आपको ये पता लग गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the past few decades, Indian economy has been fairly benefited by positive externalities created by rapid increase in infrastructure. Justify the given statement with valid arguments. सबसे पहले हमें ना एक्सटर्नलिटीज के बारे में पता होना चाहिए. एक्सटर्नलिटीज क्या है? एक्सटर्नलिटीज बेसिकली क्या है? या तो बेनिफिट्स है या हार्म है. या तो कोई बेनिफिट मिल रहा है हमें या कोई हार्म मिल रहा है हमें विदाउट इवन पेइंग और पेनलाइज फॉर इट. ना हम उसके लिए पे कर रहे हैं, ना हम उसके लिए पेनलाइज हो रहे हैं, फिर भी हमें क्या हो रहा है? बेनिफिट्स हो रहे हैं. आइदर पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है चाहे नेगेटिव. अब आप खुद सोचो, इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है. सरकार रोड्स बना रही है, सरकार हाईवे बना रही है, सरकार हमारे लिए रेलवे स्टेशन बना रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है, कम्युनिकेशन की अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रही है. इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है सरकार, तो क्या हमें उसका बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस, डेफिनेटली यस. बिकॉज जब ये सारी चीजें बनेगी ना, तो क्या कहा जाएगा? मेरा भारत महान. मेरा भारत महान क्यों? फॉरेन इन्वेस्टर्स कहेंगे कि यार चलो इंडिया में चलते हैं, इंडिया में ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हमें मिल रही है. और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पे, तो आप खुद देखो हमारा मार्केट बूस्टअप करेगा. अब जब मार्केट बढ़ेगा तो लोगों को काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम होगा, फर्दर डिमांड होगा, जीडीपी बढ़ेगा. तो आप इमेजिन कर सकते हो द पॉजिटिव थिंग्स दैट विल गोइंग टू बी क्रिएटेड जब हमारे देश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है. और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं दैट दिस गवर्नमेंट इज डेफिनेटली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी ज्यादा स्पेंडिंग्स की जा रही है. हम बजट चैप्टर जब करेंगे ना, उस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है. सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हम डायरेक्टली तो नहीं पैसा लगा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना. रोड्स हम डायरेक्टली अपने पैसे से ना रोड्स बना रहे हैं, ऑल तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, बट उसका बेनिफिट देखो कितने सारे लोगों को मिल रहा है. अब जो छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा कुछ कमा नहीं रहा, वो टैक्स नहीं पे कर रहा, बट बेनिफिट तो उसको भी मिल रहा है. तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, स्टेट द स्टेप्स pertaining to estimation of national income by value added method. वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं. तो बेसिकली 3 स्टेप्स हमने देखने हैं. हमारे पास एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में देखो अलग अलग काम जो है वो चलते हैं. हम एक फर्म की बात करते हैं. मान लो सपोज मैं मान के चलता हूं कि सेकेंडरी सेक्टर में एक क्लोथ्स बनाने वाली फर्म है. हमने उसको उठा लिया. हमने क्या करना है? उसकी फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड करना है, कैलकुलेट. तो जीवीए कैलकुलेट करना है. जीवीए एमपी हमने कैलकुलेट किया. और अब एक चीज देखो, प्राइमरी में कितनी सारी फर्म्स है, सेकेंडरी में क्लोथिंग फर्म तो नहीं है. सेकेंडरी में आप कितनी सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी. टर्शरी में बैंकिंग आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, बहुत सारी हमारे पास जो है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं. तो उन सबका जब हम जीवीए ऐड करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है जीडीपी एट एमपी. मतलब अगर मैं कहूं समेशन ऑफ जीवीए एट एमपी विल बी इक्वल टू जीडीपी एमपी.
और हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। तो व्हाट वी विल डू, जी ग्रॉस में से नेट निकालना है माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल तक जाना है प्लस नेफिया कर देंगे, एंड एमपी से एफसी तक जाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जब मैं न्यूमेरिकल वाला आपको वीडियो डालूंगा ना तो उसमें बताऊंगा किस तरह से हम कन्वर्जन्स क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमने अगर नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज इसका रीजन भी बता देता हूं, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। तो कौन से गुड्स का वैल्यू ऐड करना है, हमें फाइनल गुड्स का वैल्यू ऐड करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। बिल्कुल सही, सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। हमने सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यू इसलिए इंक्लूड नहीं करना होता बिकॉज जब फर्स्ट टाइम सेल हुआ था तो ये ऑलरेडी इंक्लूड हो गया था। हाँ, पर एक चीज ध्यान रखनी है, इस पे दिया हुआ कमीशन, इस पे दिया हुआ ब्रोकरेज, वो जरूर नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड वन, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब इसके पीछे क्या कारण है, देखो ये सिर्फ ना एक पेपर क्लेम्स होते हैं, जो शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये पेपर क्लेम्स हैं। और पेपर क्लेम से ना किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता। तो जब वैल्यू नहीं ऐड हो रहा है इकोनॉमी में तो हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड ही क्यों करना। तो ये 3 पॉइंट है। अगर आप कोई और भी पॉइंट लिखते हो फिर भी आपको सीबीएसई मार्क्स जो है वो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एन इकोनॉमी आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट्स। बिल्कुल सही है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया दैट समीशन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। तो बराबर होता ही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और ध्यान में रखना कि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। आप अगर कहो ना ऑल द गुड्स, तो ऑल द गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स भी आ जाते हैं। हमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं देखने, हमें कौन से गुड्स देखने हैं, फाइनल गुड्स देखने हैं। वेयर एज जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इट मेजर्स द वैल्यू एडिशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। जैसे आपको बताया था कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर्स हैं। तो हमने क्लोथिंग वाला देखा था एक एग्जांपल सेकेंडरी में से, सो क्लोथिंग वाले का हमने वैल्यू एडिशन निकाल लिया। अब ऐसे तो बहुत सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उन सभी का जीवीएमपी निकाला, और जब हमने निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट देखा जाए जब हम टोटल करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन का हर यूनिट का, हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का, तो वो अल्टीमेटली जीडीपी एट एमपी के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर इसमें दे दिया। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड आर्गुमेंट्स एंड अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल। 3 नंबर इसके दे दिए। तो जब आपने आंसर फ्रेम करना है, नो जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। होता क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, सो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है वैल्यू। और इसको हम कह देते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट बेस प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो पहला हमारा जो है वो क्या हो गया कि जीडीपी डिफ्लेटर का हमने बता दिया। अब एक न्यूमेरिकली एग्जांपल उसने कहा है बताने के लिए क्वेश्चन में, तो जो पिछला ईयर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस ईयर, एंड जो ये वाला ईयर होगा ये हमारे लिए क्या होगा, करंट ईयर। आप अपनी मर्जी से कोई भी बेस ईयर और करंट ईयर ले सकते हो। वैसे 2011-12 को कंसिडर किया जाता है। अब 2010 में किसी चीज का प्राइस था 10 रुपए, आउटपुट बनी 100 यूनिट्स की। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बराबर होंगे। ये बराबर कब होंगे, ये बराबर होते हैं बेस ईयर में। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर में बराबर होंगे। जीडीपी डिफ्लेटर का आपका वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो 1000 ही आपका नॉमिनल जीडीपी है, 1000 ही आपका रियल जीडीपी है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 100। तो जो प्राइस इंडेक्स होता है ना आपका बेस का, वो कितना बनता है 100 बनता है। तो अब 100 से कंपेयर करते हैं कि कितना चेंजेस आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में हमारा जो प्राइस था वो कितना हो गया, 15 हो गया, पर आउटपुट अभी भी उतनी है। ओके,
नॉमिनल जीडीपी जब मैंने कैलकुलेट की, क्योंकि देखो जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना वो हम निकालते हैं करंट ईयर प्राइसेस पे, और जो रियल जीडीपी होती है ना वो हम निकालते हैं बेस ईयर के प्राइस पे। तो मैंने जब 100 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी 1500 आ गई, पर रियल जीडीपी निकालने के लिए मेरे को क्या करना था, मेरे को 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, बिकॉज ये बेस ईयर प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1000 आई। अब ये आपको कंसेप्ट समझना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। रियल पिक्चर हमारा अभी भी क्या है, रियल जीडीपी ही है, बिकॉज वो शो कर रहा है कि हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो उतना ही है। ये जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ा वो किस वजह से बढ़ा है, वो प्राइस में चेंज होने की वजह से बढ़ा है। तो अगर मैं अब जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालूं तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो कैंसलेशन किया मैंने तो 150 आ गया आपका वैल्यू। बेस कितना था आपका 100 और अब वैल्यू कितना है 150। दैट मीन देयर इज अ राइज ऑफ 50% इन द प्राइस। 50% प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 10 से 15 तक गए तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है बढ़ गया, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है वो अनएडजस्टेड होता है, वेयरएज रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एडजस्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी इजी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहा जाता है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये चारों चीजें मिला के हमारे पास क्या निकल के आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। तो मतलब अगर आपको पूछा जाए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप या आपको पूछा जाए ऑपरेटिंग सरप्लस, तो दोनों का आंसर क्या बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही हमें आगे बढ़ाना है तो आप प्रॉफिट में भी लिख सकते हो। हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड फाइनली रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह देते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, पर इतना भी अगर कहें तो सीबीएसई कहता है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, केस स्टडी। तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। Decisions taken by factors of production in the production process often may affect the stakeholders indirectly. Such impacts at the time are huge but are not accounted for while estimating national income. Economists call them externalities. Definitely कोई भी producing decision लिया जाता है उसका कोई ना कोई positive या negative effect जो है निकलता ही निकलता है। In this regard, many economists suggest carbon pricing an important tool to ensure ecological balance. तो कार्बन प्राइसिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल कंसीडर किया जा रहा है। देखो करंट का ही पॉइंट आ गया। कार्बन प्राइसिंग है क्या, प्राइस टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेज। एज यू नो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है बहुत ज्यादा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज, मिथेन वगैरह आ जाती हैं। तो इसके एमिशन को खत्म करने के लिए क्या किया गया, या तो एमिटिंग पे कोई फीस लगा दो या फिर सब्सिडीज दो कि आप लेसर एमिशन करो, लेसर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कार्बन टैक्स, ग्रीन सेस, इको टैक्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो आपको केस स्टडी में प्रोवाइड कर दी ताकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो है वो रिमूव हो जाए। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन निकल गया है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था एक्सटर्नैलिटीज, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एनी बेनिफिट एंड हार्म caused by one entity to another without being paid or penalized for it. बिना पे किए, बिना पेनलाइज किए हुए कोई भी हमें हार्म मिलता है या फिर कोई भी हमें बेनिफिट मिलता है तो वो एक्सटर्नैलिटी है। Now differentiate between positive externality and negative externality. Positive externality मतलब हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, पेमेंट भी नहीं किया फिर भी हमें फायदा मिल रहा है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पेमेंट भी नहीं किया हमें नुकसान मिल रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसमें देता हूँ। इसके अलावा एक एग्जांपल हो सकता है, मान लो आपके एरिया में ना कोई अल्कोहल की फैक्ट्री खुल गई। अब फैक्ट्री खुली है, फैक्ट्री खुलने से क्या होगा, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां के एरिया के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, रेंट पे घर चढ़ने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे। बट अल्कोहल के नेगेटिव इंपैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद देखा जाए तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप पेमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, आपको फायदा भी मिल रहा है और आपको नुकसान भी हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नाउ एलैबोरेट हाउ एंड व्हाई कार्बन प्राइसिंग शुड बी प्रमोटेड। अब ये आंसर पूरा का पूरा आपका क्या था, केस स्टडी में दिया हुआ था।
Now it should be promoted by either placing a fee or emitting or offering subsidies on lesser emission. ये आप चेक कर सकते हो. इस पैराग्राफ में आपका पूरा का पूरा आंसर क्या है, अवेलेबल है. तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपको जो पैसेज मिलेगा, आपको कोई भी केस स्टडी मिलेगा तो उसका पूरा आंसर आपका केस स्टडी में होगा. जैसे 2 क्वेश्चंस जो थे वो आपको अपने आप लिखने थे और एक क्वेश्चन जो था वो पूरा का पूरा क्या था, केस स्टडी में अवेलेबल था. तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा जाए एंड देन आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो. ओके, डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस. आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. सम टोटल ऑफ और द फैक्टर इनकम अर्नड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Real GDP is a better indicator of economic growth of a nation as compared to nominal GDP. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है. Do you agree with the given statement? Justify your answer with valid arguments and a hypothetical numerical example. तो सिंपल है, देखो. Yes, this is true because real GDP is the sum total of the monetary value of final goods and services produced within the domestic territory of an economy ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस. क्योंकि जब हम रियल जीडीपी का वैल्यू निकालते हैं ना, वो बेस ईयर प्राइसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो मेजर्ड एट करंट. और वेयर एज जो नॉमिनल जीडीपी है वो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस. तो रियल जीडीपी को हम निकालेंगे बेस ईयर प्राइस पे और नॉमिनल को निकालेंगे करंट ईयर प्राइस पे. अब ये फिर वही सेम एग्जांपल मैंने लिखा दी है. 2010 में प्राइस था 10 रुपये, आउटपुट 100 यूनिट के प्रोड्यूस हुए, रियल जीडीपी 1000 हुआ, नॉमिनल जीडीपी 1000 हुआ. तो बेस ईयर में रियल और नॉमिनल जीडीपी में कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. वेयर 2015 की बात करें तो प्राइस बढ़ गया, आउटपुट उतना ही था, 100 यूनिट का था, रियल जीडीपी 1000 बिकॉज हमने किस पे कैलकुलेट किया था रियल जीडीपी को, बेस ईयर प्राइस पे. और नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया, 1500, बिकॉज इसको हमने किस पे कैलकुलेट किया था, करंट ईयर के प्राइस पे. तो फिजिकल आउटपुट के फॉर्म में देखा जाए ना तो हमारी फिजिकल आउटपुट तो चेंज ही नहीं हो रही है. पहले भी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे 2010 में और बाद में भी 2015 में भी क्या कर रहे थे, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे. पर रियल जीडीपी जो प्राइस का इफेक्ट है ना वो रिमूव कर देती है. जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को एडजस्ट कर देती है, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को इंक्लूड कर देता है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कहे ना कि हमारा जीडीपी इतना हो गया तो पहले देखो कि वो रियल जीडीपी की बात कर रहा है या नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फाइनली वी हैव एन एमसीक्यू. द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस. तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इसको कहते हैं एनएनपी एट एमपी एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट NNP at FC. तो ये तो सेम ही है, इसको तो कुछ नहीं करना. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी गले की हड्डी है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो 19th क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडिशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. तो वैल्यू एडिशन है क्या, ये सिंपल फॉर्मूला है. वैसे जब वैल्यू एडिशन मैंने आपको कराना है तो जब न्यूमेरिकल वाला वीडियो आएगा उसमें इन डिटेल आपको वैल्यू एडिशन और वैल्यू आउटपुट का दोबारा बताऊंगा फिर से. पर फॉर द टाइम बिंग हमारा क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था आई गेस. तो वैल्यू एडिशन किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट इन द डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस of excess of value of output as compared to intermediate consumption. तो हमारा value of output जितना भी है वो excess में होगा intermediate consumption के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, value addition बन जाएगा. मान लो सपोज हमने output बनाया 1000 रुपीज़ का और हमारा जो intermediate consumption है वो 600 रुपीज़ का हुआ, तो हमारा value addition कितने का हो गया, 400 रुपये का हो गया. आप मैथमेटिकली भी बता सकते हो. Whereas value of output का मतलब क्या होता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारी फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो प्राइस इनटू क्वांटिटी. मान लो सपोज आप कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट चला रहे हो, 5 रुपये प्राइस है और क्वांटिटी आपने 100 यूनिट बनाए, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 500 रुपये का हो गया. तो दिस इज द डिफरेंस. वैल्यू एडिशन आपको
एक्सेस बताता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कितना है, वेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको फाइनल वैल्यू बताता है कि आपके प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू जो है वो कितना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज ऑलवेज, ये वर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऑलवेज। काफी सारे एमसीक्यूज, काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें ये ऑलवेज वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ऑलवेज वर्ड इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक छोटा सा वर्ड जो है ना वो सारे के सारे आंसर को चेंज कर देता है। सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। आंसर इज नो। हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में अगर इनके डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर पॉजिटिव होगा तभी हमारा जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होगा। पर अगर हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो गया तो हमारा नेशनल इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम से कम हो जाएगा। तो ऑलवेज वर्ड ने सारा का सारा खेल चेंज कर दिया। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द कंपोनेंट व्हिच डिपिक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। सो नेशनल इनकम कैन बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम इन केस ऑफ नेगेटिव नेफिया। सो नेगेटिव नेफिया के टाइम पे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम होगा। और जो नेफिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा होता है। तो जब हमारा फीफा जो है वो कम है फीटा से तो डेफिनेटली हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है नेगेटिव में होगा एंड हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the estimation of GDP using expenditure method, focus lies only on expenditure by resident of the country. Do you agree with the given statement? Give valid reason for your answer. देखो सिंपल सी बात है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं दैट मीन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। तो जब जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में क्या क्या आता है, हमारे पास रेजिडेंट ही नहीं आते, नॉन रेजिडेंट भी आ जाते हैं। तो आंसर क्या है, नो, बिकॉज जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड्स टेक इनटू अकाउंट एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर इनकर्ड बाय रेजिडेंट, जो पॉइंट बोला, एंड नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों के दोनों आ जाएंगे बिकॉज जीडीपी का डेफिनेशन भी हमें यही चीज बताता है, because it is the monetary value of final goods and services produced within the domestic territory of an economy during an accounting year, either done by residents or by non-residents. Agla question. Read the following statements carefully. GDP is the sum total of gross market value of all the final goods and services added by all sector in the economy during a fiscal year. बिल्कुल सही बात है, ये सही है। Now gross value added at market price is equal to excess of value of output over value of intermediate consumption। अभी पढ़ के हटे थे, बिल्कुल सही है ये। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है हमारी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, many goods and services which may contribute to welfare but are not included in estimating GDP. Do you agree with the given statement? Give valid reasons for your answer। आपको valid reason भी देना है साथ के साथ। तो यस, ऐसी काफी सारी गुड्स एंड सर्विसेज है जो एक्चुअल में देखो यूज की जाती है बट उनका वैल्यू जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। घर पे पकी पकाई रोटी मिलती है, मदर प्रोवाइड करते हैं आपको, क्या वो पैसे चार्ज करते हैं आपसे? नहीं करते। ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना वो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिकॉज इनकी जो भी सर्विसेज होती है इनका वैल्यू हम देख ही नहीं सकते। अब अगर मान लो सपोज घर पे आपने कोई शेफ रखा हो तो शेफ को तो पेमेंट देनी पड़ेगी ना, क्या कहोगे उसको कि भाई हाँ तेरे को पेमेंट दे देते हैं, तो वो मार्केट ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाएगा, वो सर्विसेज में आ जाएगा, फिर वो जीडीपी में इंक्लूड होगा ना। तो मम्मी को देते हो, धनिया पुदीना खरीदने जाते होगे घर से, अगर जाते हो तो उसके पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते, तो क्या नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो। ऑल्दो ये वेलफेयर क्रिएट कर रहा है, देखो खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, साफ सुथरे पैसे कपड़े मिल रहे हैं, वेलफेयर हो रहा है, बट स्टिल ये कोई भी चीज जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट जो है वो नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द सुटेबल एग्जांपल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो फाइनल गुड्स बेसिकली आर दोज गुड्स
विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऐसे गुड्स जो हम फाइनली कंज्यूम करते हैं और जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल मान लो, सपोज मैं घर पे चाय पी रहा हूँ, तो चाय मेरे लिए क्या होगी, फाइनल गुड होगी। ओके, या कोई क्लोथ है घर पे वियर किया हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या बन जाएंगी, आपकी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन एज रॉ मटेरियल्स एंड फॉर रीसेल पर्पस। तो ये रीसेल पर्पस के लिए होते हैं और रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के तौर पे यूज होते हैं। फर्दर प्रोडक्शन के तौर पे कैसे, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन है। और एक चीज ध्यान रखो, इसके अलावा आपको अगर आप कोई भी डिफरेंस आप लिखते हो वो भी एड ऑन होता है, सीबीएसई उसके भी मार्क्स दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आंसर में लिखा ही हुआ है वही आपने एड ऑन करना है। जैसे फाइनल गुड्स जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, वेयर एज जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। फाइनल गुड्स में जो वैल्यू एडिशन है आगे नहीं किया जा सकता, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन जो है वो किया जा सकता है। देन आप एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर सकते हो। एक और पॉइंट निकल के आता है, जो फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के इन बिटवीन होते हैं, बिकॉज उसमें वैल्यू एडिशन के चांसेस जो है वो है। अब ये जो रीसेल वाला पॉइंट है उसको सुन लो ध्यान से। रीसेल का मतलब क्या है, मान लो सपोज मैंने किसी होलसेलर से एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया और घर पे जाके खा लिया, तो वो क्या है, वो बन गया फाइनल गुड। और सेम बिस्किट का पैकेट मान लो मेरी दुकान भी है, तो उस दुकान पे मैं वो बेचने लग गया, अब वो रीसेल पर्पस के लिए हो गया। क्योंकि अगर मैंने वो मान लो 9 रुपए का बिस्किट खरीदा है तो मैं 10 रुपए का बेचूंगा, कितने का वैल्यू ऐड किया, 1 रुपए का वैल्यू ऐड किया। तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। क्योंकि रीसेल करने के टाइम पे कोई भी बंदा अगर कोई चीज बेच रहा है, रीसेल कर रहा है, तो अपना मार्जिन एड ऑन करेगा ना, और अगर मार्जिन एड ऑन हो गया तो वैल्यू ऐड हो गया, और वैल्यू ऐड हुआ तो वो क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगला क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन है, लंबा वीडियो चलेगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन है जो एक देश में रह रहा है एटलीस्ट 1 साल तक के लिए, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी हमारे देश में है। जैसे पहले क्या होता करता था, अक्षय कुमार जी जो है ना, अक्षय कुमार जो है वो कनाडा के सिटीजन थे, अब तो सिटीजनशिप अनाउंस कर दी है। तो अक्षय कुमार इंडिया में रह रहे थे, इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, बॉलीवुड की मूवीज कर रहे थे, तो वो क्या थे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट थे। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिटीजन हो किसी देश के, आप अगर ये 2 कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो तो ये कंडीशंस फुलफिल करने के बाद भी नॉर्मल रेजिडेंट बना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ओके, यूजिंग अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मैं ऑलरेडी बहुत बारी वैसे दो बारी शायद रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का क्वेश्चन हो चुका है, तो फिर से एक बारी रिकैप हो जाएगा। तो रियल जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of an economy during an accounting year on the basis of base year price, whereas the nominal GDP is the monetary value of final goods and services produced within the domestic territory of an economy on the basis of current year prices। तो एग्जाम्पल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस डेटा से हमें क्या पता लगता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से ज्यादा निकल के आ रही है। बिकॉज क्यों, बिकॉज प्राइस में कितना % का इंक्रीज हुआ है, 50% का इंक्रीज हुआ है इस वजह से। तो कमेंट में जल्दी से बताना विच वन शोज द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, एंड उसका रीजन भी जरूर मेंशन करना। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बिल्कुल सही, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, वो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। एक्सपेंडिचर मेथड के और भी कंपोनेंट्स है, जैसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, विल सी दैट ऑल दोस थिंग्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बेसिकली हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन करते हैं अलग अलग कंज्यूमर गुड्स पे। अब अलग अलग कंज्यूमर गुड्स की बात आई है तो बता देता हूँ कौन से कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, इन सभी की सभी कंज्यूमर गुड्स को वो कंज्यूम करता है। ओके,
So definitely it is the amount spent by consumer on the purchase of final goods and services. Therefore ये बहुत ही ज़्यादा एक important component बन जाता है. हम लोग सिंपल शब्दों में कहा जाए ना यार, जो लोग हम खर्चा करते हैं ना वो जीडीपी में ऐड होगा, वो जीडीपी एट एमपी का पार्ट बन जाएगा. मैं मान लो सपोज कोई बैग खरीद के लेके आ रहा हूँ, मैं मान लो सपोज किसी वकील के पास जा रहा हूँ, उसको सर्विसेज उससे सर्विसेज ले रहा हूँ, इवन मैं कहीं पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ उनको पैसे पे कर रहा हूँ, या फिर मेरे को मान लो सपोज ट्यूबलाइट परचेज करनी है, कार परचेज करनी है, तो सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगी और वो एक नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है और हम जीडीपी एमपी क्या करते हैं उससे फाइंड आउट करते हैं. मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज, अगेन देखो फिर से वही वर्ड आ गया, इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड. कैपिटल गुड है क्या? कैपिटल गुड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो आपको पीछे बताया था, फाइनल गुड ही है ये भी एक. तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बट ये फर्दर प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल नहीं है. ये फर्दर प्रोडक्शन किस लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया था मशीनरी के फॉर्म में. ओके, तो क्या कहते हैं कि ये ऑलवेज ही कैपिटल गुड होते हैं? आंसर इज नो. फिर से यही एक सिंगल वर्ड ने काम खत्म कर दिया. ये हमेशा से फाइनल गुड्स नहीं होते. क्यों फाइनल आई एम सॉरी ये कैपिटल गुड ही नहीं होते? उसका कारण ये है कि अगर मान लो सपोज एक ना एक सिंपल है, एसी का शोरूम है जी आपका. एसी के शोरूम में आपने अपने ऑफिस में एसी लगाया हुआ है और आपके स्टॉक में भी एसी पड़ा हुआ है. ओके, तो ऑफिस वाला तो आपका एसेट हो गया, उसको थोड़ा ना बेचना है, पर जो स्टॉक है आपका उसको तो आपको रीसेल करना है ना. और अगर आपको रीसेल करना है तो रीसेल करने वाली चीज आपके लिए क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी. वो कैपिटल गुड कहाँ से रह जाएगी? तो कैपिटल गुड तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, इंटरमीडिएट गुड जो है वो रीसेल पर्पस के लिए यूज हो रही है. अब ऐसे कार वाला एग्जांपल हो सकता है. ओके, अगर मान लो सपोज किसी कार कंपनी ने कार बनाई और वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल गुड होगी, पर वो फर्दर बेचने के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगी? वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग नेट एक्सपोर्ट्स. बेसिकली नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं जितनी भी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की, और जब हम इंपोर्ट करते हैं इन्हीं चीजों को, और जब एक्सपोर्ट में एक्सेस आ जाता है उसको क्या कहेंगे? हम नेट एक्सपोर्ट कहेंगे. सो नेट एक्सपोर्ट रेफर टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड. अब जरूरी नहीं है हमेशा एक्सेस आए, एक्सपोर्ट्स कम भी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट्स क्या, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट क्या हो सकते हैं? इक्वल भी हो सकते हैं. एक्सटर्नैलिटीज ऑलरेडी काफी बार एक्सप्लेन हो गया. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है क्या? या कोई हार्म है या कोई बेनिफिट है किसी भी तरीके का, विदाउट इवन पेड और पेनलाइज फॉर इट, उसको एक्सटर्नैलिटीज कहेंगे. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, न्यू कंसेप्ट, न्यू क्वेश्चन. डबल काउंटिंग में क्या होता है? जब हम किसी वैल्यू को बार बार ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज एडेड अगेन एंड अगेन इन द फाइनल गुड. इसको क्या कहेंगे? डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग के रिलेटेड अगली स्लाइड्स में एक क्वेश्चन है, आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल से बताऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या है डबल काउंटिंग में. नेक्स्ट वन इज हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. तो क्या नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री में ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं. प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तो क्या नेशनल इनकम का पार्ट होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा. बिकॉज देखो प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक्स ये क्या हो गए? नॉन रेजिडेंट हो गए. और नॉन रेजिडेंट आपको क्या बताया था? वो किस में आते हैं? डोमेस्टिक इनकम में आते हैं. तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज क्या? फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है. और कमा कौन रहा है? नॉन रेजिडेंट कमा रहे हैं, रेजिडेंट नहीं कमा रहे. तो ये किसका पार्ट बनेगा? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा. नाउ एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय अ फर्म. सो बाय अ फर्म, तो ये क्या इंक्लूड होगा? यस, दिस विल बी इंक्लूडेड, बिकॉज ये एक किस्म का हम ना कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन डेफिनेटली किसका पार्ट बनता है? इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनता है. और अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो नेशनल इनकम का बाय डिफॉल्ट पार्ट जो है वो बनेगी ही बनेगी.
तो पहला हमारा क्या हो जाएगा गलत और दूसरा क्या हो जाएगा सही, तो आपको रीजन भी साथ साथ बताना है। ओके, सो सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, एक ही गुड प्रोड्यूस हो रहा है, आ गया फिर से रियल एंड नॉमिनल को लेके, बट क्वेश्चन क्या बन गया डिफरेंट। आउटपुट ऑफ गुड एक्स during the year 2018 and 19 were 100 units and 110 units respectively. Okay, the market price of the goods during the 2 year was 50 and 55 per unit respectively. Calculate the percentage change in real GDP in the year 2019 using 2018 as the base year. तो हमने क्या किया, हमने पहले तो इस पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए थे इसको एक टेबल फॉर्म में ले आए। तो 2018 में आउटपुट प्रोड्यूस हुई थी 100, मार्केट प्राइस था 50 का, तो जब मल्टीप्लिकेशन किया तो रियल जीडीपी क्या निकल के आ गया हमारे पास 5000 आ गया, क्योंकि आउटपुट इनटू मार्केट प्राइस कर दिया। वेयर एज जब 2019 में हमने देखा तो आउटपुट क्या थी 110 की थी, मार्केट प्राइस क्या था 55 का था, रियल जीडीपी अब कितना है 5500। मैंने क्या किया, इस आउटपुट को इस वाले मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया। इस वाले मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बिकॉज हमारा बेस का प्राइस क्या था 50 था, सो 110 इंटू 50 बिकम्स 5500। ओके, ये तो हमारा हो गया जो हमने टेबल को यहाँ पे लिख दिया। अब हमें देखना है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ। 2019 का रियल जीडीपी में से जो 2018 का रियल जीडीपी है वो हमने माइनस करना है। सो 5500 माइनस 5000, तो कितना वैल्यू आ गया 500 आ गया। और बेस हमने क्या लेना है 2018, सो 500 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो कितना वैल्यू आ गया 10% हमारे पास क्या आ गया वैल्यू में चेंज आ गया। तो हमारा कितना परसेंट वैल्यू चेंज हो रहा है 10% वैल्यू हमारा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन, okay, from the following statement given in column 1 and column 2 choose the correct pair. choose the correct pair, incorrect नहीं करना। पहला vegetable grown in personal garden, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, ये सही है, पहला ही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए का 1। दूसरा भी जैसे बी सी और डी देख लेते हैं। अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी, दिस इज नॉट अ कंज्यूमर गुड, दिस इज अ कैपिटल गुड। तो कौन सा गुड बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैपिटल गुड। एयर कंडीशनर यूज बाय हाउस होल्ड, दिस विल नॉट बी अ कैपिटल गुड, दिस विल बी अ कंज्यूमर गुड। एंड स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट, दिस इज नॉट अ फैक्टर इनकम, it is a non-factor income. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन, ओके, कंप्लीट द टेबल। टेबल देखते हैं जी, आपको जो जो क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं वही आंसर करना है। तो पहला तो ब्लैंक दिया हुआ है, 2000 में से ब्लैंक गया तो कितना आ गया वैल्यू एडेड, हमारे पास 2000 ही आ गया। उसके बाद हमने वैल्यू एडिशन निकाला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, value addition is equals to value of output minus intermediate consumption। ओके, मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है, मेरे पास वैल्यू एडेड भी दिया हुआ है। तो वैल्यू एडेड है 2000 का, यहाँ पे लिख देते हैं 2000 का, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास x है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास 2000 का है। सीधा जाओ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 4000 आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। ओके, तो ये जो सी वाला है ये तो काटा मार दो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, ये खत्म हो गया यहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमें सेकंड वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड वैल्यू निकालने से पहले थर्ड वैल्यू निकाल लो, आसानी हो जाएगी आपको। तो 4400 है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, और वैल्यू एडेड कितने का आ रहा है 400 रुपये का आ रहा है। तो वैल्यू फॉर्मूला में देखो, सो 400 है यहाँ पे, 4400 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू निकालना है तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा 4000 वैल्यू आ जाएगा। अब ये देखो a में देखो, यहाँ पे 4000 हमें पहले आ गया, और 3 में भी कितना वैल्यू आया 4000 आया। 3 में भी क्या आया हमारे पास, ये 4000 आया। ओके, नाउ लेट्स सी अगला क्या बन रहा है। तो यहाँ पे भी वो है
तो यहाँ पे जो डी है वो भी गलत हो गया। ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद देखो जो सेकंड वाला है उसका वैल्यू क्या निकलेगा। हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो दिया हुआ है, ओके, और टोटल है, टोटल कर दो, इसका ऐड कर दो तीनों चीज़ों को, 2000 प्लस 4000 प्लस यहाँ पे बन गया 10,400, तो 10,400 दोनों में दिया हुआ, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, और फाइनली 10,400 में से मेरे को 6000 माइनस करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा 4400 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द सुटेबल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ऑलरेडी बताया, बट और भी कई सारी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के एग्जांपल्स बन सकते हैं। सो वी विल सी दैट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जो है वो बेनिफिट्स है जो हमें मिल रहे हैं विदाउट इवन पेइंग फॉर इट, एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आर द हार्म्स विच वी आर ऑब्वियसली गेटिंग विदाउट इवन पेनलाइज फॉर इट। अगर मान लो एक पार्क बन गया आपके एरिया में, अब उस पार्क में जो बच्चे हैं खेल सकते हैं, ओल्ड एज लोग जो है सैर कर सकते हैं, आप लोग भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हो, दैट विल बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू विदाउट इवन पेइंग फॉर इट। कम्युनिटी पार्क बना हुआ, उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, दैट विल लीड टू पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर पर वहीं पे एंटी सोशल एक्टिविटीज होने लग जाए, मान लो ड्रग्स का धंधा चलने लग गया, तो क्या हो गया, काम खराब हो गया। उसके बाद या फिर मान लो ईव टीजिंग हुई, तो वो भी क्या है, खराब है, तो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आवाज आया तो टेंशन मत लेना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से। यूजिंग सुटेबल एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बीच में हमने डिफरेंशिएशन देखना है। क्या डिफरेंशिएशन है? स्टॉक इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। लाइक सपोज वेल्थ, अगर कोई भी बंदा अपनी वेल्थ देखता है तो कहता है ना यार आज के दिन पे मेरे पास मान लो सपोज 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, भाई इतने हैं नहीं, वैसे लिख रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आज के दिन मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टॉक हो गया। वेरएज फ्लो का मतलब क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आ जाता है? एक दिन भी आ जाता है, एक वीक भी आ जाता है, फोर्टनाइट भी आ जाता है, मंथ भी आ जाता है, हाफ ईयर भी आ जाता है, क्वार्टर भी आ जाता है, ईयर भी आ जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो भी वेरिएबल को हम मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लो वेरिएबल। लाइक वेल्थ इज अ स्टॉक वेरिएबल एंड इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल। इनकम होता है ना मंथली इनकम, कि मेरा मंथली इनकम जी इतना है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? फ्लो वेरिएबल की कैटेगरी में इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा और भी डिफरेंस आप लिख सकते हो, जैसे कि स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट करता है, फ्लो स्टॉक को इंपैक्ट करता है। अब जैसे आप अगर आपका इनकम बढ़ जाए तो डेफिनेटली आपका वेल्थ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर आपका वेल्थ हो तो आप उसी वेल्थ को यूज कर सकते हो फर्दर इनकम जनरेट करने में, तो आपका फ्लो भी क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। ओके, फ्लो इज अ टाइम डायमेंशनल, स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल कंसेप्ट, बिकॉज स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो टाइम डायमेंशनल है। वेयर एज जो स्टॉक है वो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, और जो फ्लो है वो क्या है? डायनेमिक है। वेल्थ मेरा स्टैटिक है, अगर आज के दिन पे मैं वेल्थ मेजर करूं दैट विल बी स्टैटिक। इनकम इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक कंसेप्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स आर गिवन एज 500 एंड 125 रिस्पेक्टिवली। तो मेरे को वैल्यू निकालना है, नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू निकालना है। तो यूजुअली जो जीडीपी डिफ्लेक्टर है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, इसको प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो जीडीपी डिफ्लेक्टर और प्राइस इंडेक्स हमारे पास कितना आ गया? 125 आ गया। नॉमिनल जीडीपी मेरे को निकालना है, रियल जीडीपी कितना है? 500 है, इंटू 100। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 125 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 125 इंटू 5 विल बी 625। सो आंसर इज ₹625 करोड़। तो फॉर्मूला एक है, एक फॉर्मूला याद कर लो, इससे मल्टीपल फॉर्मूला जो निकल सकते हैं। आप रियल जीडीपी भी निकाल सकते हो, नॉमिनल भी निकाल सकते हो, और प्राइस इंडेक्स भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन,
गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो 3 पॉइंट्स हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक है। तो वो कह रहे हैं वैलिड रीजन भी दो साथ में। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ सेठी लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या है नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, बिकॉज आपको बताया था जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेयर पेपर क्लेम। तो पेपर क्लेम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते। नाउ सैलरीज पेड बाय इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड एट जापान टू द लोकल वर्कर्स, सो दिस इज अ फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट। तो जापान के बंदे को लोकल वर्कर क्या हो गया? आपकी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी जापान में है और वहां का लोकल वर्कर क्या बन गया? लोकल वर्कर वहां का रेजिडेंट बन गया। तो अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा डोमेस्टिक इनकम का पार्ट। बिकॉज डोमेस्टिक इनकम क्या था? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब जापानीज क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमारी एम्बेसी जापान में है तो हमारी एम्बेसी है, तो हमारी एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी हुई हमारे देश की। तो हमारे देश में से कोई बाहरला बंदा काम करके पैसा कमा रहा है तो वो डेफिनेटली डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट चार्ज बाय फर्म, नहीं, ये भी नहीं होता इंक्लूड, बिकॉज डेप्रिसिएशन सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में होता है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस है, तो इसको हम एक्चुअली में इंक्लूड नहीं करते हैं रेगुलरली बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। आसान है, रेंट किराया, हम यही सुना है, रेंट किराया मिल गया या किराया पे करना है, कि काफ़ी सारे बिजनेसेस चलते हैं। तो रेंट का मतलब क्या होगा बेसिकली? अगर मान लो सपोज हमें किसी ने कोई चीज़ लैंड की हुई है, अपनी बिल्डिंग लैंड की हुई है या लैंड दी हुई है, तो उसके बदले में क्या पे करना पड़ेगा? उसको रेंट पे करना पड़ेगा। वेयरएज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी? रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने आपको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया हो या सबसॉइल एसेट दिया हो तो उसको हमें क्या पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे म्यूजिक जो है वाईटी म्यूजिक है, तो जिनका म्यूजिक है उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी जिसका यूज कर रहे हैं हम। वेरे सबसॉइल एसेट्स जो है, सबसॉइल एसेट्स जैसे अगर हमने मान लो सपोज मिट्टी लेनी है, ये पता कहाँ पे चलता है? आपने अगर ब्रिक किलन देखो, ब्रिक किलन्स, ईंटों के भट्टे देखे हो, तो ईंटों के भट्टे पे क्या होता है बेसिकली? जो सॉइल है उसका यूज किया जाता है। तो अगर किसी के फार्म से हम सॉइल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सबसॉइल एसेट बन गया, तो उसके लिए भी क्या पे करने पड़ते हैं? रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से हमने प्रिकॉशंस देखनी है कौन कौन सी है। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, वही बात आ गई, क्योंकि ये पेपर क्लेम होते हैं, इनका कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता। विंडफॉल गेन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन क्या है? अब मान लो किसी का ये लोहड़ी फेस्टिवल आने वाला है, तो इसमें मैंने लॉटरी परचेज कर ली एक, और किस्मत से मेरी लॉटरी लग भी गई, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी? आंसर इज नो, बिकॉज कोई गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ा जनरेट हुए, मेरे को तो एक एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? जैसे इनकम फ्रॉम थेफ्ट, गैम्बलिंग, चोरी चकारी करके कोई भी पैसा कमाया जाता है, तो क्या नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, नहीं बनेगा। देन और क्या पॉइंट हो सकते हैं? जो फैक्टर इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इनकम टैक्स को हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते, इंप्यूटेड रेंट को हम इंक्लूड करते हैं। ऑल दोज पॉइंट्स कैन बी इनकलकेटेड इन द आंसर। तो 2 नंबर का ही 2 पॉइंट लिखना है, आप कोई भी पॉइंट लिख लो, सीबीएसई अगर कोई भी वैलिड पॉइंट होगा उसको डेफिनेटली सही कंसिडर करेगा। आ गया क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यूजिंग अ सूटेबल एग्जांपल। डबल काउंटिंग से हमने एक सूटेबल एग्जांपल देखनी है। तो डबल काउंटिंग क्या है कि जब हम ना किसी वैल्यू को एक बार से ज्यादा ऐड कर देते हैं उसको डबल काउंटिंग कहते हैं। मान लो सपोज एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया और उसका वैल्यू कितना हुआ? 500 रुपये। अब उस वीट से फ्लोर बनाया, ओके, और उसका वैल्यू कितना हो गया? 1000 रुपये। अब उस फ्लोर से बिस्किट्स बनाए, तो बिस्किट्स जो है वो कितने के बने? 2000 रुपये के। और बिस्किट जो है वो एक रिटेलर ने बेच दिए फर्दर 2200 रुपये के। किसको बेच दिए? कोई भी फाइनल कंज्यूमर है XYZ, जिसको भी बेच दिए, डॉली चाय वाला को बेच दिया मान लो, ओके।
तो अब वीट बनाने के टाइम पे आप खुद देखो, पहले देखो अपने वैल्यू एडिशन देखना है, तो 0 से 500 तक पहुंचे, कितने का वैल्यू ऐड हुआ? 500 रुपये का। अब 500 से 1000 तक पहुंचे, कितने का वैल्यू ऐड हुआ? 500 का। 1000 से 2000 तक पहुंचे, कितने का वैल्यू ऐड हुआ? 1000 का। और 2000 से 2200 तक पहुंचे, कितने का वैल्यू ऐड हुआ? 2000 रुपये का वैल्यू ऐड, 200 रुपये का सॉरी वैल्यू ऐड हो गया। तो हमने देखना, बेसिकली क्या देखना होता है, वैल्यू एडिशंस देखने होते हैं। तो 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 1000 2000, 2000 प्लस 200 2200 रुपये वैल्यू जो है हमने ऐड कर दिया। पर अगर मान लो डबल काउंटिंग क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग कहती है कि यार 500 रुपये का वीट है, 1000 का फ्लोर है, कितने बने? 1500 बन गए। अब 1500 में 2000 के बिस्किट और ऐड कर दो, ये कितने बन गए? 3500 रुपये बन गए। अब 3500 में ये 2200 रुपये और ऐड कर दो, तो फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या निकल के आई जी? 5700। बट दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? बिकॉज देखो, जब वीट फ्लोर में कन्वर्ट हुआ तो वीट का एग्जिस्टेंस यहीं पे खत्म हो गया, फॉर्म चेंज कर दी। अब फ्लोर को जब बिस्किट में कन्वर्ट किया तो फ्लोर तो खत्म, और जब बिस्किट पैकेट में रिटेलर ने डाल के रखे तो बिस्किट तो गए, खिल रहे हो बिस्किट गए, कहाँ पे चले गए? पैकेट में जाके फॉर्म हो गए। तो रिटेलर ने 2200 के बेच दिए। तो या तो आपको देखो 2200 का जो फाइनल वैल्यू है जिसपे रिटेलर ने बेचे वो करना है, नेशनल इनकम में इंक्लूड, या फिर जो हम हर स्टेज पे वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, ये वाला वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, ये वाला 2200 बना या ये ऐड करो। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो चीजें हो सकती हैं, या तो फाइनल आउटपुट ले लो या वैल्यू एडेड ले लो। तो बार बार अगर आप कोई भी चीज ऐड करते जाओगे तो दैट विल लीड टू बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और आपका नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा शो करेगा पर उसका वैल्यू क्या होगा? गलत होगा। When does net factor income from abroad show a negative value? Net factor income from abroad negative कब होता है? सिंपल है, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो लेस होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से। मतलब हमारे लोग बाहर से जो पैसा कमा के लेके आए हैं वो कम है एज कंपेयर टू बाहर वाले लोग हमारे देश से पैसा कमा के लेके गए हैं। मान लो सपोज हमारे लोग बाहर गए काम करने, मैं ही मान लो बाहर गया काम करने, वहां से $100 कमा के लेके आया, और बाहर से मान लो सपोज कोई भी पर्सन आया था काम करने के लिए, वो यहाँ से $150 कमा के ले गया। अब कितने का फर्क आ गया? $50 का। तो $50 क्या हो गया? हमारे देश से ज्यादा चले गए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाया था, जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होता है तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाता है, किससे? डोमेस्टिक इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? देखो, रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कि टैक्स पे करने के बाद और डिविडेंड पे करने के बाद बचता है। 100 रुपए का मान लो सपोज प्रॉफिट कमाया, उसमें से 30 रुपए का टैक्स मैडम निर्मला सीतारमन जी ले गए, टैक्स आजकल बहुत लगा रहे हैं, और कुछ डिविडेंड था, 20 रुपए का डिविडेंड था, वो पे कर दिया, मतलब सारे खर्चे पे कर दिए, और ये कंपनी के पास पैसा बचा, दिस विल बी रिटेन्ड अर्निंग। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बस बहुत एक सिंपलिस्टिक वे में बता रहा हूँ आपको। ओके, इसका दूसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। इसको बाद में किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, री इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, या कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए कुछ भी क्या कर सकती है? यूज कर सकती है। एक्सपोर्ट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एलैबोरेट द रीजन बिहाइंड द गिवन स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट नहीं होते। Why so? Because net factor income from abroad is the difference. It is a difference between factor income earned from abroad, that means factor income from rest of the world, and factor income paid, that is FITA, FIFA and FITA. So FIFA minus FITA is equivalent to net factor income from abroad. Whereas export क्या है? Export का simple मतलब क्या है? You have to sell the goods and services. जब एक कंट्री दूसरे देश को, कंट्री एक्स ने कंट्री वाई को सामान बेचा तो उसको क्या कह दिया जाएगा? एक्सपोर्ट कह दिया जाएगा। तो इतना होता है। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड। तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which are used for final consumption by the consumers. ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। Whereas capital goods are those goods which are
विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को हेल्प करते हैं। जैसे मान लो सपोज एक कार है, अगर मैं अपने घर के पर्पस के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन गया कंजम्पशन गुड। ओके। और अगर मान लो सपोज कोई मशीन है जो मैं फैक्ट्री में यूज कर रहा हूं, फॉर्म में किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगा, एक कैपिटल गुड, बिकॉज कैपिटल गुड से मैं पैसा कमा रहा हूं। हाँ, पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या कंजम्पशन गुड कैपिटल गुड बन सकता है या कैपिटल गुड कंजम्पशन गुड बन सकता है? आंसर इज यस। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर। एंड यूजर कौन है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो सपोज सेम कार आप ओला में यूज कर रहे हो या उबर में यूज कर रहे हो, तो वो कार आपके लिए कैपिटल गुड बन जाएगी, बिकॉज आप फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो, आप उससे क्या कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे घर पे मान लो कोई मशीन पड़ी है, स्विंग मशीन है, स्विंग मशीन का यूज कर रहे हो घर पे आप, तो वो क्या बन जाएगी, कंज्यूमर गुड बन जाएगी। और सेम स्विंग मशीन को अगर मान लो सपोज आपने बुटीक ओपन कर लिया या टेलरिंग शॉप ओपन कर लिया है, तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड बन जाएगा। तो इट कैन हैपन। Giving valid reasons, classify the following into stock and flow variable. The population of India as on 31st March 2021, वही पॉइंट आ गया ना, at a particular point of time, and at a particular point of time इसको क्या कहा जाता है, stock variable कहा जाता है। This is called as stock variable. And over a period of time, this is the domestic income of Indian economy during fiscal year 2020-21. 2021 is over a period of time, so that is why it is called as a flow variable. Next question. State and discuss briefly three main components of net factor income from abroad. तो net factor income from abroad के components क्या है? Net compensation of employees, किसी ने services provide की तो compensation में जो भी इनको मिला wages and salaries. Net income from property and entrepreneurship. यहाँ पे net क्यों लिखा जा रहा है? Why net is written? Net का मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम ही लोग जो है, इंडिया वाले लोग महान है, अब दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, बाहर वाले भी तो हमारे देश में आके काम करेंगे ना। अगर हम काम करेंगे वहां से कंपनसेशन मिलेगा, अगर हमारे देश में आके कोई काम करेगा वहां पे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो दोनों के डिफरेंशिएशन को कह रहे हैं नेट। ऐसे ही नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी क्या है, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास 3 पॉइंट्स थे। वन वाज इंटरेस्ट, सेकंड वाज रेंट एंड रॉयल्टी, देन प्रॉफिट। ये सारी चीजें जो थी इसमें थी। एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग, तीनों रट्टा मारो जिंदाबाद, काम खत्म। इसमें अब क्या कंसेप्ट समझाऊं आपको, कंसेप्ट ऑलरेडी काफी सारे डिटेल में आपको मैं बता चुका हूं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, बहुत आसान है। फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। कोई काम करके कोई इनकम कमा रहा है ना, तो उसको फैक्टर इनकम कहेंगे। आसान, सिंपल। मैं मान लो किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मान लो क्या पढ़ाता ही हूँ स्कूल में एक, तो वो क्या मिल रही है वहां पे, सर्विसेज प्रोवाइड की बदले में क्या मिली, सैलरी मिली, तो वो मेरे लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम होगी। और अगर मान लो कि मेरे रिलेटिव आए, मेरे को कहते हैं कि ले शगन ले ले, तो वो मेरे लिए क्या होगी, वो एक ट्रांसफर इनकम होगी। सो ट्रांसफर इनकम इज यूनिलैटरल ट्रांसफर, तो वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करके नहीं मिलती, वो जस्ट वैसे ही मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर कुछ एग्जांपल्स कहूं तो फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों की चारों चीजें जो है किस में आ जाएंगी, फैक्टर इनकम में आ जाएंगी। ट्रांसफर में आ जाएंगी आपके पास स्कॉलरशिप आ गई, कोई डोनेशन आ गई, कोई चैरिटी आ गई, कोई पेंशन आ गई। पेंशन एक्सेप्ट फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम का पार्ट बनती है। कोई विडो पेंशन आ गई या फिर अनएम्प्लॉयड पेंशन आ गई, तो वो सारी ट्रांसफर इनकम का पार्ट बन जाएंगी। या फिर मान लो सपोज कहीं पे बाढ़ आ गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसके लिए डोनेशन मिल रही है, कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ केयर फंड से पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा ट्रांसफर फंड्स में और ट्रांसफर इनकम का पार्ट बनेगा। Now distinguish between domestic income and national income. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस करना। देखो दोनों की दोनों क्या है, फैक्टर इनकम है, दोनों ही फैक्टर इनकम है। सो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम इज ऑल्सो द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब मैं यहां पे डिफरेंशिएशन कर देता हूं। सो यहां पे डोमेस्टिक इनकम का लिखूंगा, यहां पे नेशनल इनकम का लिखूंगा।
इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स within the domestic territory, within the domestic territory, whereas जो नेशनल इनकम है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। फर्क देखो कितना आसान है, दोनों फैक्टर इनकम है, वेयरएज डोमेस्टिक इनकम इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वाला पॉइंट है ना वो डोमेस्टिक इनकम में आ जाता है, वेयरएज नेशनल इनकम इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक, आउटसाइड से भी कमा के लेके आ रहे हैं। तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला पॉइंट है वो किसका पार्ट बन जाता है, नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। Now, GDP is an indicator of welfare, loses its significance if distribution of income turns unequal. बिल्कुल सही है ना। जीडीपी बढ़ रहा है, मान लो सपोज देश का जीडीपी हमारा $1 ट्रिलियन बढ़ गया, $1 ट्रिलियन बन गया। इंडिया बन गया जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अभी 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी शायद चल रही है यूएस डॉलर। सो ये इट कीप्स ऑन वेरिंग, तो एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं कर सकते, वो तो डाटा पॉइंट से मिल ही जाएगा। 1 ट्रिलियन बढ़ गया, बट 1 ट्रिलियन में जो 500 बिलियन के अराउंड है वो मान लो सपोज कुछ फैमिलीज के पास है, 10 फैमिलीज के पास है, अंबानी, अडानीज, टाटाज, बिरलाज, गोदरेज, इनके पास है। ओके, तो बाकी हमारे जो है लोग उनको 500 बिलियन यूएस डॉलर मिले, तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल हो गया। तो जब अनइक्वल होता है तो ऐसा जीडीपी बढ़ने से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अगर हमें कहना है ना कि हमें रिच और पुअर का गैप खत्म करना है, तो ये चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो स्कैटर होना चाहिए, अलग अलग लोगों के पास जाना चाहिए। जो अगर पैसा अगर देश का बढ़ रहा है तो देश के कई लोगों के पास पैसा जाना चाहिए। हमारे देश का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर कुछ ही लोगों के पास पैसा होगा दैट विल नॉट बी अ गुड साइन फॉर द वेलफेयर पर्पस ऑफ द एंटायर कंट्री एज फार एज द इंक्रीज इन द जीडीपी इज कंसर्न्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now distinguish between fixed investment and inventory investment. और fixed investment क्या है? Investment in fixed asset is called as fixed investment. कोई जेसीबी का काम करता है, ओके, साल की स्टार्टिंग होती है आपके अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2023 को मान लो उसके पास 3 जेसीबी थी, और 31 मार्च 2024 को उसी बंदे के पास 5 जेसीबी होगी। तो अल्टीमेटली कितने की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की उसने? 2 की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। अब उसका फायदा क्या है? पहले 3 लोग काम कर रहे थे, अब 2 लोग और काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, अच्छे सारे इंपैक्ट जब इन्वेस्टमेंट के देख ही सकते हो। वेयरएज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि जब हम अपने स्टॉक में इंक्रीज करते हैं, स्टॉक में किस तरह से इंक्रीज करते हैं, या तो फिनिश गुड इंक्रीज कर दिया, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल हमने इंक्रीज किए, तो वो सारा हमारे लिए क्या बन जाता है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ये भी साल की स्टार्टिंग से और साल के एंड तक हम कंपेयर करते हैं, सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? आप किसी शॉप पे जाते हो, वो बंदा क्यों इन्वेस्टमेंट करके रखता है, क्यों स्टॉक मेंटेन करके रखता है? बिकॉज उसको पता है डिमांड कभी भी क्रिएट हो सकती है। और क्या आप ऐसी शॉप पे कभी जाओगे जिसका आपको क्लियर कट पता ही है यार इससे सामान ही नहीं मिलना, क्या करना है, फायदा है क्या है इसके पास जाके? तो इसलिए वो क्या करते हैं? इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली those goods which are consumed by households. Defend or refute the given statement. डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को हम रिफ्यूट करते हैं, क्योंकि ओनली हाउस होल्ड्स नहीं, फाइनल गुड्स में हमने क्या पढ़ा था? फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी आ जाते हैं प्लस कैपिटल गुड्स भी आते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स तो हाउस होल्ड्स कर ही लेंगे, बट कैपिटल गुड कौन करेगा? वो फॉर्म करेंगे। तो फाइनल गुड्स में हमारे पास कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों आते हैं, और कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं।
This is our point. Let's look at the next question. Circular flow principle is based on assumption that one's expenditure will become others income. Explain the given statement. आपको याद होगा हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया था हाउसहोल्ड एंड फर्म. फर्म ने इनको प्रोवाइड किया था ना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. तो ये इनका खर्चा था, तो इनका क्या था? इनकम था. वेरस जब हाउस होल्ड ने इनका सामान खरीदा था तो फाइनली क्या पे किया था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे किया था. और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब किन के लिए खर्चा हो गया? हाउस होल्ड के लिए खर्चा होगा. फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया. तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि यार एक का खर्चा दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा. तो वही सारी चीजें थी. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़े से क्वेश्चन रह गए, हम जल्दी इसको खत्म करते हैं. कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ सिंगल यूज कैपिटल गुड. अरे कार सिंगल यूज थोड़ा ना होगी, और कैपिटल गुड तो है नहीं क्योंकि घर पे यूज कर रहे हैं. वो घर पे इन द सेंस घर के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, घर पे थोड़ा ड्राइव करेगा. सिंगल यूज कंज्यूमर गुड एक बार में तो ना खत्म हो जाएगी. ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर. सेमी ड्यूरेबल, नो, कार इज नॉट अ सेमी ड्यूरेबल गुड, इट इज अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड. हाँ, अनटिल और अनलेस आप मशीनरी के साथ पंगे मत लो. सो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड इज द करेक्ट आंसर. 54th question. GDP is not the best indicator of the economic welfare of a country. Yes, this is true. क्योंकि GDP की भी कुछ लिमिटेशंस है. वो लिमिटेशंस क्या है? पहली बात, अगर मान लो सपोज कोई नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, लाइक हाउसवाइफ की सर्विस, मदर की सर्विस, तो वो तो GDP में इंक्लूड ही नहीं होती. हम GDP रट रहे हैं कि यार देश 5वीं GDP बन गई, सबसे बड़ी GDP बन गई. तो इन चीजों को कौन इंक्लूड करेगा? इनका तो वैल्यूएशन ही नहीं होता. और रेगुलर बेसिस आपको इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता. अदरवाइज आप इमेजिन करो अगर आपके घर में वही चीज काम करने के लिए कोई लोग लगे हो तो उनको आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा. जस्ट थिंक ऑफ इट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपको बताया था, अगर 1 ट्रिलियन GDP बढ़ गया और उसमें 500 बिलियन तो 10 फैमिलीज के पास है, तो वो क्या बेनिफिट देगा आपको? ऐसा GDP नहीं देगा. एक्सटर्नैलिटीज, कोई भी हार्म हो रहा है अगर, तो हमें क्या फायदा उसका. और अलॉन्ग विद दैट अगर हमारा कंपोजिशन ऑफ जो गुड्स है, एक पॉइंट और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, डी पॉइंट, कंपोजिशन है हमारा. मान लो 1 ट्रिलियन GDP बढ़ा, 1 ट्रिलियन में से 500 बिलियन जो बढ़ा है ना, वो किस पर्पज से बढ़ा? अल्कोहल बना दी, डिफेंस का सामान, या फिर सिगरेट. ऐसी चीजें ना मेजोरिटी लोगों को बेनिफिट नहीं देती. तो बढ़ा हुआ GDP हमें क्या ज्यादा बेनिफिट दे रहा है? आंसर इज नो, फिर भी नहीं दे रहा बेनिफिट. तो ऐसा नहीं है कि GDP को बहुत बड़ा एक हवा बना के रखना है. GDP ज्यादा है, हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है. ऑल्दो समथिंग मैटर्स, इन्वेस्टमेंट मैटर करती है GDP से, बट हमें ओवरऑल एस्पेक्ट से अगर देखें तो ये सारी चीजें भी हमने कंसिडर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो नॉमिनल, वैसे नॉमिनल GDP पढ़ा था, अब इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज GNP कह दिया. फॉर्मूला विल रिमेन सेम, डोंट वरी. ऑफ एन इकोनॉमी वाज 2500 करोड़ of a particular year, and the value of GNP of that during the same year evaluated at the price of base year was, that is real. So base year आ गया, ये क्या बन गया आपके लिए? रियल बन गया, was 3000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GNP डिफ्लेटर. सो GNP डिफ्लेटर का वैल्यू निकालना है. In percentage term, has the price level risen between the base year and the current year under consideration? तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? It was very easy. Nominal GDP upon real GDP multiplied by 100. Here we have GNP, so you can write GNP as well. GNP ही लिखना. तो नॉमिनल का वैल्यू हमारे पास क्या है? इट्स 2500. यूजुअली नॉमिनल का वैल्यू बढ़ता है और रियल का वैल्यू क्या होता है? कम होता है. पर इस केस में रियल का वैल्यू बढ़ गया. दैट मीन किस वजह से बढ़ा होगा? आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा हुई होगी, इस वजह से बढ़ा होगा. ओके, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये जीरोस कैंसिल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250/3. और अगर इसको सॉल्व करें 83.33, सो 83.33 वैल्यू आया हमारा GDP डिफ्लेटर का. और बेस आपको कितना समझाया था? बेस कितना होना चाहिए? बेस था हमारा 100. अगर 100 से बढ़ रहा है दैट मीन प्राइस क्या कर रहे हैं? राइज कर रहे हैं.
और अगर 100 से कम है दैट मीन प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइस है वो कितने से फॉल किया, 16.67% से आपका प्राइस जो है वो फॉल कर गया। तो यही बात उन्होंने कही है, हैज द प्राइस लेवल राइजन बिटवीन बेस ईयर एंड द ईयर अंडर कंसिडरेशन। तो आपने कहना नहीं, प्राइस क्या हुए हैं, फॉल हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको लिख के आना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। ये कैलकुलेशन करोगे, स्टेप्स के नंबर होंगे, और उसके बाद स्टेटमेंट लिख के आओगे, देन जाके नंबर मिलेंगे। स्टेटमेंट छोड़ दिया, नंबर काट लेगा सीबीएसई। अगर मान लो यार कितने का क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन है, सॉल्व करने के 2 नंबर दे देगा, स्टेटमेंट नहीं लिखा 1 नंबर गया। फिर ये मत देखना कि कहां से नंबर कटते हैं, बिकॉज हर स्टेप के नंबर होते हैं। Now, which of the following is not a factor payment? Factor payment कौन सी नहीं है? Now, free uniform to defense personnel, yes, this is a factor payment. ये आपको जो जब numericals कराऊंगा उस टाइम बताऊंगा। Rent paid to owner of a building, this is also a factor. Salaries to the members of parliament, this is also a factor. Now, scholarship given to the students, this is not a factor payment. Actually, it is a transfer payment. Scholarship क्या होती है? Transfer होती है। Next question. So this is the last question. Actually, subsidies to the producer should be treated as transfer payments. Defend or refute the given statement. बिल्कुल सही, subsidies are actually the transfer payment. Subsidies है क्या? Subsidies are the financial assistance that is being provided by the government which actually reduces the cost. Subsidies ऐसी चीज है जो सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिलती है, उससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्योंकि सरकार की तरफ से वो हेल्प मिल रही है सोशल वेलफेयर पर्पस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, तो गवर्नमेंट को तो उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। पहले क्या होता था, गैस सिलेंडर्स पे सब्सिडीज मिलती होती थी, पेट्रोल डीजल पे भी सब्सिडी मिलती होती थी, बट सरकार को तो ना उसका कोई बेनिफिट मिल रहा था, सरकार को सिर्फ हेल्प कर रही थी। तो वो ट्रांसफर पेमेंट का ही पार्ट थी, बिकॉज वो किसी भी तरह का जीडीपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही थी, ना ही वैल्यू एडिशन कर रही थी। तो विद दिस योर टुडेज सेशन केम टू एन एंड। इसमें अब टोटल 57 क्वेश्चंस थे इंक्लूडिंग केस स्टडीज एंड ऑल। तो 57 के 57 जो क्वेश्चंस थे आपके, वो 2020 से लेके 2024 तक जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, एक साल बीच में एग्जाम हुए भी नहीं थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेशन था, और इससे अगला सेशन जो आपका होगा वो न्यूमेरिकल्स वाला होगा। टिल देन टेक केयर ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, बाय।